ने स्पष्ट कहा कि हम अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे जो सेल्फी ले करके बूथ पर से, हमने भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं जो सिलसिलेवार ढंग से आपको याद आ रही होंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 विधायकों में कि मैंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनवाए, देश का प्रधानमंत्री मैंने बनवाने में भूमिका निभाई और अब मैं राजद के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी टूटे हैं और इसको लेकर के जो आंकड़ा हमने बताया था, ब्राह्मण टाइप के लोगों को वो अपने साथ रख रहे थे, चाहे किशोर मुन्ना हो या फिर अन्य लोगों की बात आप कर लीजिए। सभी नेताओं को वो अपने इर्द गिर्द अपने साथ लेकर के चल रहे थे और उनसे मंत्रणा कर रहे थे। अपने जो कर्मचारी थे उन लोगों को उन्होंने किनारे रखा और आम जनता से मिलने के लिए उनकी जनता पार्टी को एक रास्ता चाहिए था, एक ऐसा चारा चाहिए था जिससे शिकार को फंसाया जाए। अब प्रशांत किशोर उस चारा के रूप में यूज हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि प्रशांत किशोर को जिता करके, और प्रशांत किशोर यहां से किस तरह से पॉलिटिकल स्टेप लेते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाई, उस स्ट्रेटजी के तहत वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन चुनाव जीत जाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक बिहार के बांकीपुर का जो अध्याय है, चैप्टर है, वो क्लोज हो चुका होगा। चैप्टर क्लोज होने का मतलब है कि रिजल्ट आउट हो चुका है। जब हम बता रहे हैं आपको, तो 32 राउंड के टोटल काउंटिंग में प्रशांत किशोर ने हर राउंड में बढ़त प्राप्त की और अंततः हमने जो आपको बताया था 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा 3 दिन पहले, जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन एग्जिट पोल के साथ साथ हमने आपको एग्जिट पोल भी बताया था। हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाया था कि आखिरकार प्रशांत किशोर को कितने वोट आएंगे। हमने 60,000 का एक डेट पॉइंट दिया था कि प्रशांत किशोर 60,000 वोट लेकर के आएंगे। 10,000 का अंतर हार जीत का हो सकता है, 5 से 10,000 का। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस बैरियर को भी तोड़ दिया है। वो 60,000 से अधिक वोट लेकर के आए हैं, 64,000 से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। 32 राउंड की टोटल काउंटिंग हो चुकी है। जब ये खबर हम कर रहे थे तब तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला था। हमने सर्टिफिकेट की भी चर्चा की थी कि सर्टिफिकेट पर पहले ही नाम अंकित हो चुका है। यह तय माना जा रहा था, खास करके जितने भी आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, जितने भी रिसर्च देखे होंगे, हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से ब्रेक पॉइंट हुआ है, कैसे कैसे जातीय समीकरण टूटे हैं और कैसे कैसे प्रशांत किशोर की तरफ धीरे धीरे करके लोग स्विच किए हैं। कल ही हमारे रिपोर्टर मुकेश जब बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे जो सेल्फी ले करके बूथ पर से और भेज रहे थे केंद्रीय नेतृत्व को, अपनी टीम को, कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फील गुड के चक्कर में रह गई और ये समझ के बैठ गई थी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब आप सबसे ज्यादा निश्चिंत हो जाते हैं तभी आप झटका खाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी निश्चिंत थी। अपने सारे छत्रपों को उतार करके, हमने ये भी कहा था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे अस्त्र शस्त्र का उसने संधान कर लिया है। लेकिन प्रशांत किशोर की ये जीत सिर्फ एक जीत की तरह मत देखिए। प्रशांत किशोर ने पहले कह दिया था और हमने भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं जो सिलसिलेवार ढंग से आपको याद आ रही होंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 विधायकों में मैं एकमात्र ऐसा विधायक होऊंगा जो 242 विधायक हमसे हड़केंगे। उनको मैं बताऊंगा कि विधायक बनना होता क्या है। हालांकि सदन में अभी देरी है, शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि होगी। 4-5 दिन, 6 दिन, जितने दिनों का भी सत्र चले, उसमें उनकी उपलब्धि होगी और यहां वो देखने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर के तेवर क्या है। हमने इसी तरह का तेवर आईपी गुप्ता का भी देखा था, लेकिन प्रशांत किशोर एकदम बिल्कुल अलग हैं, उनके तेवर भी अलग हैं। और प्रशांत किशोर, आपको मैंने बताया था ना कि प्रशांत किशोर के बारे में जितनी भी बातें कही जा रही थी, कहा यह जाता है विजय थलपति आएंगे, वो इनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे।
लेकिन प्रशांत किशोर ने सारी वंदनाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। यहां तक कि विजय थलपति चाह करके भी नहीं आए, क्योंकि प्रशांत किशोर का सीधा तौर पे कहना था कि जब मैं इन लोगों को जिता सकता हूं। उन्होंने एक बात कही थी इसी वार्ड नंबर 26 में, वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी था कि मैंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनवाए, देश का प्रधानमंत्री मैंने बनवाने में भूमिका निभाई, और अब मैं किसी दूसरे के सहारे नहीं, इस जनता और खुद के सहारे, खुद के कॉन्फिडेंस पर बांकीपुर का प्रतिनिधि चुना जाऊंगा। बांकीपुर की जनता मुझे चुनेगी और एक मौका मुझे देकर के ये देखना चाहेगी कि आखिरकार होता कैसा है विधायक। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर अब चुनाव जीत चुके हैं। प्रशांत किशोर की इस जीत में कई ऐसे अवयव नजर आएंगे, कई ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपको मजबूर करेंगी ये जानने और समझने के लिए कि आखिरकार ये सब कुछ संभव कैसे हुआ। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ साथ बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे समीक्षा में अपनी बातें रख रहे थे। यहां तक कि नमन जी से जब मेरी बातचीत हुई वोटिंग के बाद, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रशांत किशोर ने करेज तो दिखलाया है, लेकिन ये करेज कितना वोट में, कितना उनके जीत में काउंट होता है, ये देखना भी बाकी है। मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया था, मैंने तो वो डाटा भी आपके सामने रख दिया था कि 60,000 वोट लेकर के आएंगे प्रशांत किशोर। आज वहीं आकर के प्रशांत किशोर की गाड़ी रुकी है। विपक्ष के बारे में हमने कहा था कि 10,000 के आसपास का हार जीत का मार्जिन होगा, लेकिन ये मार्जिन बढ़कर के 14,000 के आसपास चला गया। मैंने कहा था कि 15 से 25,000 के बीच में राजद रहेगी। अगर ऊपर का जो प्रतिशत है या आंकड़ा है घटेगा तो नीचे बढ़ सकता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि राजद के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी टूटे हैं, और इसको लेकर के जो आंकड़ा हमने बताया था, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और यहां तक कि कायस्थों ने भी, जो नाराज कायस्थ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले से नाराज थे, उन लोगों ने भी रिएक्ट किया। मैंने आपको कल सुबह ही बताया था ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट देने में, उम्मीदवार चयन में जो भूल कर दी, और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार किया। पहली बार अगर उम्मीदवार को हटाया तो फिर दूसरी बार उससे भी कमजोर उम्मीदवार दे दिया, और यहां आकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सोच था वो जाकर के टकराने लगा, और प्रशांत किशोर इसको एक अवसर के रूप में प्रयोग करते रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा, और ये खास करके भारतीय जनता पार्टी का बोलना कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता को खटक गया। इसका परिणाम भी आपको निकला। इसके बाद कई ऐसे कारण थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा, लेकिन इस जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में 95 के बाद पहली बार बांकीपुर से बेदखल हुई है। और जब जानते हैं आप कि बेदखल हो जाता है कोई, तो उसे अपनी खोई हुई संपत्ति प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ध्वस्त किया है, किला को छत बिछत कर दिया है, और सारे जातीय वर्जनाओं को, जातीय समीकरण को तोड़ करके उन्होंने जीत हासिल की है, वो सारी कहानी को बता रहा है। 2025 की हार से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ सीखा, और वहीं उन्होंने राजा की जान को खतरा न हो वाला मुहावरा अपनाई किया और खुद मैदान में उतरे। अकेले दम पर उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर के और टीम को गाइड करके चुनाव लड़ा। वहीं बड़े बड़े नेताओं को, नमन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार उनके ब्यूरोक्रेट्स टाइप के लोग, उनके जो एम्प्लॉइज थे वो फ्रेम से बाहर थे, इस बार नेता टाइप के लोगों को वो अपने साथ रख रहे थे। चाहे किशोर मुन्ना हो या फिर अन्य लोगों की बात आप कर लीजिए, सभी नेताओं को वो अपने इर्द गिर्द अपने साथ लेकर के चल रहे थे और उनसे मंत्रणा कर रहे थे। अपने जो कर्मचारी थे उन लोगों को उन्होंने किनारे रखा, और आम जनता से मिलने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को पहली बार
कि एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार गए। कोई भी ऐसा दिन चुनाव प्रचार का नहीं था कि 5 से 10 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आपके मोहल्ले में नहीं गए हों। यदि आप बांकीपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको यह पता होगा कि आपके दरवाजे पर नॉक करके कोई ना कोई नेता जरूर आपको बताता होगा कि देखिए ना, इस पर वोट कीजिएगा। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी यह बात पता है कि चाहे जितना भी उसका स्ट्रांग होल्ड रहा हो, उसके संगठन में जितने भी मजबूती हो, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई। अब इन सारी परिस्थितियों के अलावे जो युवाओं का, महिलाओं का और जो लोग नाराज थे उनका, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जो हैं, उनके व्यवहार और उनके गायब रहने को लेकर के भी काफी लोगों की नाराजगी थी। उन्हें भी एक सबक सिखाना था। कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में अब तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर की जनता ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है कि अब वो पुरानी परंपरा और ढर्रा पर वोट नहीं करेगी। उम्मीदवार को देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसके काम करने के तरीके को देख करके, उसका कमिटमेंट देख करके वोट करेगी। और ये बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं एक चेतावनी के साथ साथ एक बड़ा थ्रेट दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा। प्रशांत किशोर ने चुनाव तो जीत लिया, अब इसके आगे वो क्या करेंगे, कौन सी प्लानिंग रची जा रही है और उस प्लानिंग के तहत प्रशांत किशोर उसको वेध करके कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उनके पास जो समय 4 साल के मिल रहे हैं, उस 4 साल के समय में वो खुद को प्रूफ करेंगे। अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो 2029 और 30 के चुनाव में बिहार और देश की जनता निश्चित रूप से उनकी बातों पर भरोसा और विश्वास करने लगेगी। कई ऐसी बातें उन्होंने जनता से वादा किया है, तस्वीर बदलने की बात उन्होंने कही है। उस तस्वीर बदलने में वो कितना सक्षम होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सरकार में बैठे लोग क्या उन्हें ये काम करने देंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे करवाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत किशोर डरते नहीं है, ये बात सबने देखा है। चाहे कोई भी हो, किसी से वो डरते नहीं है और 24/7 अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। अब इस पूरी कहानी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि क्या प्रशांत किशोर अपने दम पर जीत गए हैं? क्या प्रशांत किशोर ने जो बातें कही वो लोगों को अच्छी लगी हैं? क्या प्रशांत किशोर को लोग आजमाना चाहते थे? क्या प्रशांत किशोर के सामने कमजोर उम्मीदवार था, इसके चलते जीत गए, या प्रशांत किशोर लोगों को समझाने में सफल हो गए? इन सभी बातों में कुछ और बातों को जोड़िएगा तब जाकर के बांकीपुर का रिजल्ट लगभग 14-15 हजार के अंतर से जीतने का नजर आएगा। प्रशांत किशोर को जिताने के लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी रची गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशांत किशोर के जीतने से भारतीय जनता पार्टी को सामने से घाटा जरूर हो रहा है, लेकिन पीछे से बड़ा फायदा नजर आ रहा है कि उनका सबसे बड़ा, जिसके पास 32-33% वोट था, कभी भी पासा पलट सकता था। और नीतीश कुमार ने कई बार यह भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े और चले गए राजद के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के पहले वो राजद के साथ चुनाव लड़े और चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार चेतावनी दी। 2014 की भी बात आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो आए थे। फिर 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और कारण क्या था कि लालू प्रसाद ने जो एक वोट बैंक तैयार किया था वो वोट बैंक जीवित था। अब उस वोट बैंक से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता चाहिए था, एक ऐसा चारा चाहिए था जिससे शिकार को फंसाया जाए। अब प्रशांत किशोर उस चारा के रूप में यूज हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि प्रशांत किशोर को जिता करके और यह परसेप्शन गढ़ना कि तेजस्वी यादव और राजद में वो मादा नहीं रह गया है, विकल्प दूसरा चुनिए। चूंकि प्रशांत किशोर के पास वोट बैंक का एक बड़ा चंक नहीं है, जातीय समूह भी उनके साथ खड़ा नहीं है, हर तीसरे विकल्प के रूप में लोगों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी और
तेजस्वी यादव को नहीं पसंद किया, उन लोगों ने वोट किया, परिवर्तन के नाम पर लोगों ने वोट किया। लेकिन ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है कि वो प्रशांत किशोर को सामने रख करके तेजस्वी यादव को कमजोर करे, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को 15,000 से भी कम वोट आना यह दिखाता है कि लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। एक बड़ा हिस्सा जो है उनका कट करके प्रशांत किशोर की तरफ गया है। 2025 के चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से भी पहले आपने देखा होगा कि मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम प्रशांत किशोर के साथ जुटा था, और कई सभाएं हुई थी जिसको लीड किया था मुस्लिम समाज के नेताओं ने। एक तो ये बात सामने नजर आती है, दूसरी तरफ बात यह भी नजर आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए यह विपक्ष का मिला जुला प्लान है। सारे विपक्ष के लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर यहां चुनाव जीत जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर का रिश्ता देश के अलग अलग पार्टियों से रहा है। प्रशांत किशोर को एक संवैधानिक पद मिल जाने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, और उनके पास बोलने का एक वैलिड जगह होगा जहां से वो सरकार को घेर सकते हैं, जहां सदन में बैठ करके अपनी बात को रख करके देश दुनिया को बता सकते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं वो। इसलिए सारे विपक्ष ने मिल करके प्रशांत किशोर को जिताने के लिए एक स्टेप पीछे लिया है कि आने वाले 29 और 30 के चुनाव में वो एक बड़ा मजबूत विकल्प तैयार करे सामूहिक रूप से, जिसमें प्रशांत किशोर भी हिस्सेदारी है। तीसरी तरफ जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर आपसी क्लेश चल रहा है, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड नजर नहीं आया इस पूरे चुनाव में, यह भी आपने देखा होगा। नीतीश कुमार के अपील पर भी कई सवाल खड़े हो गए। इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार के अब्सेंटी में भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव लड़ी और वो हार गई। यह भी कारण हो सकता है कि लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार नहीं है, तो अब प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाए जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के विकल्प के रूप में सामने आए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, इन दोनों के पुत्र जो हैं उन पर अब लोगों को भरोसा नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। निशांत की बात करें तो निशांत राजनीति में एकदम कच्चे हैं, अभी उनको राजनीति बहुत सीखनी है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका राजनीति से इंटरेस्ट घटता जा रहा है। पिछली बार आपने देखा कि बजट सत्र में भी चुनाव जीतने के बाद, चुनाव होने के बाद जब सरकार का गठन हुआ और बजट सत्र चला तो उससे वो गायब थे। उसके बाद आपने देखा कि इस बार भी मानसून सत्र से वो पूरी तरह से गायब रहे, चुनाव प्रचार से भी वो पूरी तरह से गायब रहे। अंतिम 2 दिन आकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ये दोनों जो हैं विकल्प लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नहीं हो सकते हैं, और तीसरा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को इस लायक समझा जा रहा था कि वो एक मजबूत जनाधार वाले नेता बनते जा रहे हैं और लगभग बन चुके हैं। जो भी उनको टास्क मिल रहा है उसको 100% एफर्ट के साथ पूरा कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। जो सीट कभी भी नहीं जीत पाई थी एनडीए, उस सीट को जिता करके उन्होंने 19 विधायक दे करके और 202 का आंकड़ा पूरा करवाया। ये सभी परिस्थितियां नजर आती हैं, लेकिन उसमें विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का जो रिक्त स्थान है उसे पूरा क्या प्रशांत किशोर करेंगे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 साल में वो बिहार को बदलेंगे। इसके लिए उन्होंने 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसके 3-4 साल तो वो बिता चुके हैं। आने वाले समय में उनके पास 2 मौके हैं, एक 2029 और 2030। इसमें उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या प्रशांत किशोर जो 2025 के चुनाव में इस एम के साथ लड़े थे कि जितना मेहनत उन्होंने किया है बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी और उनके उम्मीदवारों को जिता करके इस लायक बनाएगी कि वो सदन में 122 का आंकड़ा पार कर जाए। लेकिन यहां तो जनता ने उनको एक भी सीट नहीं दिया। अब उनके पास एक मौका आया है। बांकीपुर की जनता ने एक कमिटमेंट पूरा किया है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को एक मौका दिया है कि लेट्स गो। अब यहां से उनका रस्सी खोल दिया गया, पगहा खोल दिया गया और यहां से विजिल बजा दिया है बांकीपुर की जनता ने, जाइए अब खुल करके मैदान में रेस में जाइए।
प्रशांत किशोर यहां से किस तरह से पॉलिटिकल स्टेप लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाई, उस स्ट्रेटजी के तहत वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन चुनाव जीत जाना उससे बड़ी काबिलियत है चुनाव जीत करके आम लोगों के साथ बने रहना। नितिन नवीन ने 4 चुनाव 20 साल से लगातार बांकीपुर की जनता के साथ रहने का जो वादा किया था उसे पूरा करते रहे और जनता उन्हें जिताती भी रही। 2025 के चुनाव में भी उनको जिताया था। 2015 जो सबसे क्रिटिकल चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें भी उनको जिताया। तो सीधे तौर पे वो एक कनेक्शन था उनका बांकीपुर की जनता से, जिस कनेक्शन के चलते वो चुनाव जीत के आते थे। अब प्रशांत किशोर के हाथ में बांकीपुर आया है, जो इस देश का सबसे हॉट सीट हो गया था, इस बिहार का हार्ट कहा जाता है। इसकी धड़कन सीधे सीधे बिहार के 242 सीटों पे सुनाई देती है, क्योंकि फैसला इसी बांकीपुर के धरती पर, बांकीपुर के क्षेत्र में होता है, जो इस बिहार को बेहतर बनाने के लिए तैयारी करता है, योजनाएं बनाता है और उस रणनीति को बनाने के लिए हस्ताक्षर जो होते हैं इसी बांकीपुर क्षेत्र में होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, कॉलोनियां हैं, लगभग सभी बांकीपुर के क्षेत्र में आती हैं। तो निश्चित रूप से एक अवसर निश्चित रूप मिला है प्रशांत किशोर को। अब यहां से देखना होगा कि अब तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी का स्टेप क्या होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्या एक्ट करते हैं, क्या एक्शन करते हैं, अभी तो जस्ट मनाएंगे, कुछ दिन हनीमून पीरियड हो सकता है कि रहे, उसके बाद जब प्रशांत किशोर खुल करके आएंगे तब पता चलेगा कि क्या करते हैं। जब हमारी बातचीत प्रशांत किशोर से हो रही थी इसी ऑफिस में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। आपको तो पता है, नमन जी भी वो उस मीटिंग में शामिल थे और कई नेता उस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें हमने कई सवाल उनके सामने रखे थे। वो सारे ऑफ द रिकॉर्ड सवाल थे, सारे कमिटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड थे, जिसको एक एक करके प्रशांत किशोर ने टाइम टू टाइम दर्शाया है कि वो पूरा करने की स्थिति में हैं। जैसे कमिटमेंट उन्होंने किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो कहे थे कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर नहीं हुआ तो मैं चुनाव जीत के आ रहा हूं। 242 विधायकों के लिए मैं कहीं ना कहीं चेतावनी के रूप में जाऊंगा, और मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं बदलाव के लिए आया हूं, और बदलाव करने में ही मेरा भरोसा है, विश्वास है। क्या करते हैं, हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई भी एक्ट या जो कमिटमेंट उन्होंने किया है पूरा नहीं करते हैं, तो आपको तो पता है कि हम जिस शैली में जिन बातों के लिए जाने जाते हैं कि हम बेलाग बेलपेट बिना किसी वायसनेस के हम सीधे सीधे सवाल करते हैं, और वो सवाल का हमारा जारी रहेगा। आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपको लगता हो कि कोई बात मुझसे छूट गई है, जो मैंने बात कही है आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में पैंतरे बहुत होते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से जो चीजें हैं, प्लानिंग है, वो बदलती है। क्या होगा आगे, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेंगे प्रशांत किशोर, ये सब कुछ देखना होगा। और इसकी काउंटडाउन, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारी नजर बनी रहेगी, प्रशांत किशोर जो भी करेंगे हम आपसे जुड़े रहेंगे, और प्रशांत किशोर को भी समय समय पर जरूरत पड़ी, कहीं कमी रही तो हम उनको बताने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म वही करेगा जो बाकी लोगों के लिए करता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।